हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अभी एक सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी क्लास 8 का। उसमें भी चार पाँच चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और उसके एक अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं आज से। तो आज से हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आज पहली अध्याय सेल का रहेगा। सेल से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे उनका डिटेल अध्ययन करते चलेंगे। तो हमारे जो ये सीरीज है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बस एमसीक्यू देखा और उसका आंसर टिक किया और आगे बढ़ते गए। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। हम प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का कहें तो पोस्टमार्टम करेंगे, पूरी तरह से उसको क्वेश्चन को बताएंगे, समझाएंगे, और जो उसके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन का विस्तृत वर्णन करेंगे, और जो आंसर सही रहेगा उसका तो विस्तृत वर्णन करना ही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज क्या सेल चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है। तो ठीक, ये आज का चैप्टर है सेल। सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। तो आज कम से कम 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे सेल, कोशिका के बारे में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारी सीरीज का है, कोशिका की खोज किसने की? सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। लगता है कि ये कहीं क्यों पूछेगा, नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछ देता है गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स में। ठीक, तो कोशिका की खोज किसने की, यानी सेल की खोज किसने की? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, स्वान एवं ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रॉबर्ट हुक, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कोशिका की खोज के बारे में। ठीक, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। और जिसमें खोजी थी, क्वेश्चन पूछ देता, अब डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, मान लीजिए डायरेक्ट बहुत ईजी हो जाता है, डायरेक्ट पूछ देगा उसका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लेकिन अगर तो थोड़ा उसको गहराई से पूछेगा तो उसमें एक लिविंग कोशिका होती है, यानी खोजी गई कोशिका। इसमें रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की थी वो मृत कोशिका थी, यानी रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की। ठीक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सन 1676 में जीवित कोशिका की खोज की, यानी कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 में की। किसमें की? तो जीवित कोशिका में की कि मृत कोशिका में की? तो इसकी खोज मृत कोशिका में की, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसकी खोज जीवित कोशिका में की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन यानी सेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, सेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। हिस्टोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। ठीक, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ गए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है, क्या कहलाता है? ठीक, कोशिका जो सेल है उसका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ठीक, तो
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है। तो जो सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर होता है कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। पूरा सेल का डायग्राम अच्छे से दिखाया गया है। ठीक, ये एक सेल का डायग्राम है। तो जो सबसे बाहरी भाग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सबसे बाहरी भाग दिखाया गया है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इसके अंदर जो जितने भी कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सभी के सभी दिखाए गए हैं। ये कर्णनुमा संरचना राइबोसोम होती है। ये प्लेट नुमा संरचना गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी अपरेटस होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इसमें ये जो छिद्र होते हैं इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक, बीच में ये जो है रेड कलर में दिखाई देता है, ये न्यूक्लियोलस है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियोलस है यानी केंद्रिका है। ठीक, ये जो पूरे द्रव भरा होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है, और ये जो संरचना इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक, और ये इस संरचना को सेंट्रियोल कहा जाएगा। ठीक, आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर होता है सेल्यूलोज, यानी पादप कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, आगे चलते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक, नंबर 5 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक, तो इसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो ऑप्शन ए है, केंद्रक। ठीक, जो न्यूक्लियस होता है वो सभी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी सभी का नियंत्रण केंद्रक ही करता है। ठीक, अब केंद्रक देख लेते हैं कौन सा है केंद्रक। ठीक, तो ये पूरा केंद्रक का चित्र दिया गया हुआ है, केंद्रक की पूरी संरचना है। ठीक, बाहरी भाग को केंद्रक कला कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ठीक, जो ये छोटी सी संरचना है ये केंद्रिका यानी इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोलस बोल सकते हैं। ठीक, जो ये छिद्र है, जो पोर है, इन्हें केंद्रक छिद्र यानी कि न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और जो ये द्रव नुमा संरचना है ये केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियर, ठीक, केंद्रक द्रव इसको कहा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं नंबर 6 में बढ़ते हैं, नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाएगा कि राइबोसोम में पाया जाएगा कि लाइसोसोम में पाया जाएगा कि रिक्तिका में पाया जाएगा? ठीक, तो डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रक। केंद्रक के अंदर ही हर चीज पाया जाता है, केंद्रक के अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। अब आइए थोड़ा डीएनए के बारे में जान लेते हैं। ठीक, ये डीएनए का एक चित्र है, डीएनए की द्विगुणित संरचना है। ठीक, इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक, जो द्विकुंडलीय संरचना है, द्विकुंडलीय संरचना, ठीक, द्विकुंडलीय संरचना, इसकी खोज वाटसन और क्रिक। ठीक, तो इस संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक, अब इसमें ये जो बेस जोड़े दिखाए गए हैं, ठीक, तो बेस जो होते हैं 4 होते हैं, 4 प्रकार के बेस होते हैं, यानी नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थायमिन। ठीक, तो इसमें एडेनिन और थायमिन का बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन का बॉन्ड होता है। ठीक, तो इसका ए टी से जुड़ा होता है, जो एडेनिन है वो एडेनिन और थायमिन होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन होता है। ठीक, आगे चलते हैं
नंबर 7, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ठीक, क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिखाया गया है। ठीक, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना है, ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गई, बाहरी झिल्ली हुई आउटर मेम्ब्रेन, इसकी आंतरिक झिल्ली ये है, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। जो इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। जो इसके अंदर द्रव फ्लूइड भरा होता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें डीएनए पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और जो ये बलयनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्रिस्टा को बोलते हैं, और ये दानेदार संरचनाएं जो पाई जाती है उन्हें राइबोसोम बोला जाता है। ठीक, आगे इनका सबका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी काय एवं केंद्रक। तो प्रोटीन का संश्लेषण, इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, यानी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आइए थोड़ा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है। ठीक, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे भी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। ये जो खाली जगह है स्ट्रोमा बोल दिया जाता है। जो ये छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है, छल्लेनुमा संरचना को थाइलाकॉइड कहा जाता है। दानेदार संरचनाएं जो पाई जाती है उन्हें राइबोसोम बोला जाता है। ठीक, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक, और जो ये कण हैं ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं, और जो थाइलाकॉइड्स को आपस में, दो थाइलाकॉइड्स को आपस में जोड़ती है उसे ग्रेनम कहा जाता है। ये जोड़ने वाले ब्रिज को ग्रेनम कहा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, इसे हम आत्महत्या भी बोल सकते हैं, आत्मघाती या आत्महत्या। ठीक, आत्महत्या की थैली, इसे हम आत्महत्या की थैली भी बोल सकते हैं। ये है लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिका। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा को हम सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम दिया गया है पीपीएलओ। ठीक, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम दिया गया है पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब माइकोप्लाज्मा की थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। ठीक, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, कोशिका भित्ति अगर पाई जाती है तो संरचना स्थिर हो जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसकी वजह से इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना में पाई जाती है। ठीक, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी नो सेल वॉल। इसमें साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, जो ये द्रव भरा होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो आरएनए होता है वो सोल्यूबल आरएनए होता है, यानी घुलनशील आरएनए होता है। राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन भी सोल्यूबल पाई जाती है, और इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ये शुतुरमुर्ग दिखाई गई है।
और इसके अंडे दिखाए गए हैं। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ठीक, वो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, तो इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो इसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, एक्सॉन पाया जाता है, इसमें जो बीच 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 में एक गोलानुमा संरचना होती है, इसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ठीक, तो ये तंत्रिका कोशिका की पूरी संरचना दिखाई गई है, इसके बारे में हम बाद में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं श्वान। ठीक, तो स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, कोशिका सिद्धांत क्या है। तो सन 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा प्राणी वैज्ञानिक श्वान ने 1829 में 1839 में एक सिद्धांत दिया, जिसे कोशिका का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब देखते हैं कि यह सिद्धांत है क्या वास्तव में। तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, किंतु यह सिद्धांत अपूर्ण था, क्योंकि यह सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो मेन कोशिका का सिद्धांत क्या था। तो मेन कोशिका का सिद्धांत यही है, स्लेडन एवं श्वान ने बताया था कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन ये थ्योरी मान्य नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए, नए वैज्ञानिक कार्ल विर्चो आए, रॉबर्ट विर्चो, उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, यानी नई कोशिकाएं कहीं बाहर से नहीं आती, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि नई कोशिकाओं, क्वेश्चन नंबर 15, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यह किसने कहा था। ठीक, तो यह कथन रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक, रुडोल्फ विर्चो ने नए कोशिका सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक एक जर्मन चिकित्सक ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिकाओं के विभेदन का अवलोकन किया और उन्होंने तर्क दिया कि सभी कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा पूर्व में मौजूद अन्य कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो नई कोशिका सिद्धांत के अनुसार आर विर्चो ने बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो कोशिका का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है। ठीक, तो जो ये सेल के अंदर जो ये तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल भाग होता है, तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, यानी सारे ऑर्गेनल्स, मतलब सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंदर पाए जाते हैं, यानी सारे कोशिकाएं इसी में पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। ठीक, तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा इधर डिटेल बताया गया है, देख लीजिए कि राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज किसने की। तो राइबोसोम की खोज पैलेडे ने सन 1953 में की। तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण केंद्र कहाँ होता है, तो ये केंद्रिका होता है। ठीक, केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम के प्रकार, तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, यानी राइबोसोम का निर्माण ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एटीपी का मतलब हमारी ऊर्जा से है। ठीक, तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जो ये एटीपी है तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, आगे देखते हैं कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार क्या है। तो कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो इसमें थोड़ा हम कोशिका विभाजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के प्रकार, तो एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक, तो जो माइटोसिस के चरण होते हैं प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसमें हम मेनली 4 चरण ही पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन कौन से? पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, और फिर आते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, उसके बाद फिर वही फिर से दोबारा हो जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज का सेकंड। ठीक, आगे देखते हैं। एक मिनट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केंद्रक। तो गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो इसे अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी और क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्डेयर ने 1888 में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, यानी 23 जोड़ी 23 जोड़ी यानी टोटल 46। ठीक, 23 जोड़ी यानी टोटल 46 होती हैं, जोड़े में 23 होती है। ठीक, तो इसमें जो 22 जोड़ी होती है वो ऑटोसोमल होती है और एक जोड़ी होती है वो सेक्स होती है। ठीक, सेक्स गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 होती है और ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। ठीक, तो जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX और XY में बटा होता है। XX फीमेल में पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। ठीक, तो ये जो फैक्टर अगर, ठीक, तो इसमें जो वेरिएशन होते हैं तो या तो X होगा या XY होगा या XY होगा या XXY होगा। ठीक, तो ये लिंग निर्धारण के लिए जो मेल का क्रोमोसोम होता है XY, तो Y क्रोमोसोम मेल के लिए होगा और X क्रोमोसोम जो है तो वो फीमेल के लिए। ठीक, इसमें गुणसूत्रों की टोटल संख्या दिखाई गई है कि मनुष्य में कितने होते हैं। तो मनुष्य में 23 होते हैं, 46 टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। कुत्ते में 39 जोड़े यानी 78 होते हैं टोटल। चूहे में 21 यानी टोटल 42 होते हैं। घरेलू मधुमक्खी जो होती है उसमें 6 होते हैं, 6 जोड़े यानी 12 गुणसूत्र होते हैं टोटल। ड्रोसोफिला मक्खी है, इसमें 4 यानी टोटल 8 होते हैं। ठीक, ऐसे करके पूरा लास्ट टेरिडोफाइटा दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा 750 से 800 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं जीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीन पाए जाते हैं। ठीक, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन्स जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। ठीक, तो जीन्स जो कहाँ पाए जाते हैं तो जीन्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ठीक, ये ह्यूमन हो गया, ह्यूमन की एक सेल है, एक टिश्यू है, उसमें ह्यूमन की एक सेल है, ठीक, कोशिका है। तो उस कोशिका में जो ये क्रोमोसोम है
तो ये क्रोमोसोम के अंदर ही, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाए जाते हैं। ठीक, यानी जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र के ऊपर ही पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं तो देखते हैं आरएनए, आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है, यानी कौन सा नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेसिल, यानी कि डीएनए में और आरएनए में थोड़ा सा ही अंतर है कि डीएनए में यूरेसिल की जगह थायामीन पाया जाता है और आरएनए में थायामीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो इसमें तीन तो सेम है, ग्वानिन, एडेनोसिन और साइटोसिन, ये तीनों सेम है, लेकिन इसमें चौथा यूरेसिल अलग हो जाता है। ठीक, तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पैरामिडीन होता है और एक प्यूरिन होता है। ठीक, तो जो प्यूरिन है वो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन होते हैं, और जो पिरामिडिन है तो साइटोसिन और यूरेसिल ये पिरामिडिन्स में आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है। ठीक, तो डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है, तो यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, बाकी एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो केंद्रक झिल्ली कितने परतों की बनी होती है। ठीक, केंद्रक झिल्ली कितनों परतों की होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन कितने परतों से बनी होती है, तो ये दोहरी आवरण में होती है। ठीक, कितने आवरण में होती है, दोहरी आवरण में होती है। ठीक, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है और एक आंतरिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का चित्र दिया गया है, तो ये बाहरी मेम्ब्रेन हो जाती है और ये भीतरी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और इनके दोनों के बीच का जो स्पेस बचता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जो छिद्र होता है उसे न्यूक्लियर पोर बोला जा सकता है। बाकी ये सारी संरचना पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक, उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय का कार्य क्या है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेजिंग एवं स्राव। ठीक, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, ये तो काम गोल्जी बॉडी के हो नहीं सकते, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता है, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम का हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण जो है तो क्लोरोप्लास्ट का हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही बचता है, यानी पैकेजिंग एवं स्राव। ठीक, तो थोड़ा गोल्जी बॉडी के बारे में देख लेते हैं। किसकी खोज 1898 यानी 1898 में इसकी खोज हुई, और किसने की, तो कैमिलो गोल्गी यानी गोल्जी यानी कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। ठीक, इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना रहता है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, ये पूरा गोल्गी बॉडी का चित्र दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नाम क्या है, तो ईआर का पूरा नाम क्या है, पहले ही बता दिए इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर। ठीक, तो ईआर का फुल फॉर्म जो होता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा चित्र दिखाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 आगे आते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, पहले हम बता दिए हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक यानी जो जिसकी सतह खुरदुरी हो उसे खुरदुरी राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो उसमें ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, अगर राइबोसोम उसके ऊपर पाए जाएंगे तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं तो उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ठीक, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए प्रोटीन जो है, जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाया जाता है,
और राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण तो हो नहीं सकता, प्रोटीन का संश्लेषण हो नहीं सकता। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी इसमें हो नहीं सकता। डीएनए का निर्माण ये करता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का संश्लेषण। यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वसा का संश्लेषण करता है। ठीक, ऐसे आगे आते हैं, आगे देखते हैं। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। ठीक, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, यह कथन सही है या गलत? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह कथन एकदम सही है। ठीक, जो रिक्तिका होती है पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। ठीक, तो यह इस कथन पूरी तरह से सही है कि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। ये रिक्तिका का यहाँ चित्र दिखाया गया है। पादप कोशिका में रिक्तिका संख्या में कम होती है लेकिन साइज में बड़ी होती है। जंतु कोशिका होती है जो, तो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं संख्या में ज्यादा होती हैं लेकिन आकार में छोटी होती है। ठीक, अब ये जो वैक्यूल्स है यानी रिक्तिका है, इसके जो बाहर इसके जो झिल्ली पाई जाती है एक, ठीक, इसकी जो झिल्ली पाई जाती है उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, मोस्ट क्वेश्चन है जो रिक्तिका की झिल्ली, ठीक, झिल्ली जो होती है इसकी बाहरी आवरण झिल्ली, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, यानी रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 31। तो कथन ही है इसमें भी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। आप इसका आंसर क्या होगा? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं होती है। ठीक, कोशिका भित्ति यानी सेल बाल, सेल बाल का कार्य ही होता है उसको दृढ़ बनाना, यानी एकदम कठोर बना देना। ठीक, तो जो जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल होती है उसमें सेल बॉल नहीं पाई जाती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्लांट की सेल होती है यानी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें कठोरता आ जाती है। ठीक, तो सेल बॉल की वजह से कठोर होती है। तो जंतु कोशिकाओं में सेल बॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इसमें जंतु कोशिका दिया गया है, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें दूर दूर तक कहीं सेल बॉल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। इस चित्र में कहीं सेल बॉल दिखाया नहीं गया है। ये एनिमल की कोशिका का पूरा चित्र है। ठीक, तो एनिमल कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक, तो हरित लवक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, ये हरित लवक का पूरा चित्र दर्शाया गया है। तो हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो CO2 प्लस H2O, ये सूर्य का सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है और फिर ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस H2O बनाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है और ग्लूकोज और पानी का निर्माण करता है। ठीक, तो हरित लवक ये केवल ये पौधों और शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चयनात्मक पारगम। ठीक, तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो चयनात्मक पारगम होती है।
यानी चयनात्मक पारीगम का मतलब होता है कि कुछ ही चीजों को अपने से अंदर जाने देती है, हर चीज को, हर वस्तु को अपने अंदर नहीं जाने देती। ठीक, वो पहले चयन करती है, जो उसके अनुकूल रहता है उसे अंदर जाने देती है, जो अनुकूल नहीं रहता है उसे कदापि अंदर नहीं जाने देती है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारीगम होती है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन का ये चित्र दर्शाया गया है। ठीक, तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, और जो इसमें आर पार प्रोटीन हो जाती है वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती है, और जो प्रोटीन थोड़ी एकदम नीचे के भाग में रहती है वो पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती है, और जो प्रोटीन चैनल का कार्य करती है, यानी ऊपर नीचे उसके पूरी तरह से वाहक का कार्य करती है। ठीक, तो उसे चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का चित्र दर्शाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बना होता है, क्वेश्चन नंबर 34। प्रोटोप्लाज्म बना होता है, तो प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक, केवल केंद्रक, केवल साइटोप्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। तो केवल केंद्रक या केवल साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म यानी केंद्र जीव द्रव्य नहीं बोल सकते हैं। जीव द्रव्य के अंदर ही ये सब होते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म और केंद्रक ये दोनों को जब मिलाते हैं तो इसे जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक, यानी इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। ठीक, केंद्रक और केंद्रक के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जितने जो सब पाया जाता है उसे ही जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 35 देख लेते हैं। प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? ठीक, प्लास्टिड प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड का हिंदी अर्थ होता है लवक। तो ये काहे में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी ठीक, प्लास्टिड यानी लवक, लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक दो प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है। ये सब अगले दूसरे क्लास में डिटेल स्टडी इसका करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। 36 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ होता है? ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका देख लेते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और इसके बीच का जो होता है तो उसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला जाता है। ठीक, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, और डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। केवल आरएनए, केवल प्रोटीन या कोई नहीं, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक, आगे आते हैं तो 37 देख लेते हैं कि कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य पर। ठीक, रंग पर, आयु पर, तापमान पर, ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य पर, क्योंकि जिस कोशिका का कार्य जितना ज्यादा होगा वो कोशिका उतनी बड़ी होगी। ठीक,